प्रक्षेप गति क्या है? एक विमेय गति होती है, यानी कि एक समतल में यह गति होती है। प्रक्षेप में अगर हम किसी वस्तु को थीटा इज इक्वल टू 45 अंश यानी कि 45 अंश के कोण पर फेंकेंगे तब हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगी, यानी कि उसको 45 अंश पर फेंकने पर वह अधिकतम दूरी पर जाकर गिरेगी। और आप सभी नोट कीजिए कि जब भी किसी वस्तु को 90 डिग्री पर फेंकते हैं तब वह मैक्सिमम हाइट तक जाती है, यानी कि जब इसे ऊपर फेंका जाएगा 90 डिग्री के कोण पर तब वह अधिक से अधिक ऊंचाई पर जा कर के ही पृथ्वी पर गिरेगी। और आइए देखते हैं फिर वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वृत्तीय गति क्या होती है। जब भी कोई पिंड किसी आर्द्रज्या के गोलाकार रूप में उसके चारों ओर गति करे तब ऐसी गति वृत्तीय गति होती है। तो वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि इसका वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि वृत्तीय गति में वेग हमेशा कण का बदलता रहता है, यानी कि जब भी उसके पास से हम एक वेग की रेखा खींचेंगे तब उस रेखा की दिशा प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग होगी। और देखने वाली बात, ध्यान देने वाली बात, आप सभी नोट कीजिए कि वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी भी पिंड पर एक फोर्स काम करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होता है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। और गति करते समय एक अभिकेंद्रीय त्वरण भी कार्य करता है जिसकी दिशा टेंजेंशियल अक्ष की ओर यानी केंद्र की ओर, रेडियस की ओर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फिर कोणीय वेग। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपान आर होता है। कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपान टी, या तो और एक फार्मूला है कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जहाँ पर एफ आवृत्ति है, इसे एन भी लिखा जाता है, आवृत्ति को एन यानी इक्वल टू होता है 1 अपान टी, यानी प्रति सेकंड किए गए कंपनों अथवा दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और आइए देखते हैं फिर, आप सभी ध्यान दीजिए कि कई बार कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध भी पूछा जाता है। तो कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध बनाने वाला समीकरण आप सभी ध्यान दीजिए कि v इज इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, यानी कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपान आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था। और आइए देखते हैं कि न्यूटन का गति विषयक नियम। तो न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए। तो आइए देखते हैं न्यूटन का पृथक नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि इस नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा तथा बल की परिभाषा प्राप्त होती है। जड़त्व किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अगर वह विराम में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि जब तक कोई भी पिंड पर बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक उसकी स्थिति अनचेंज रहेगी। और आइए देखते हैं सेकेंड न्यूटन के गति विषयक का सेकेंड लॉ, जो कि बल का समीकरण से प्राप्त होता है। बल इज इक्वल टू होता है संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ये इसका समीकरण था। और आइए देखते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहा जाता है, यानी कि जब भी हम किसी वस्तु पर जितनी भी क्रिया करेंगे तब उसके बराबर किंतु विपरीत दिशा में हमें उसका रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसे कि हम इसी के कारण ही पृथ्वी पर चल लेते हैं, क्योंकि हम एक्शन करते हैं पृथ्वी पर और हमारे पैर द्वारा एक्शन किया जाता है, और पृथ्वी में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया फोर्स लगाती है। तो आइए देखते हैं फिर इसके बाद क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणे वेग। सभी वस्तुओं का संवेग संरक्षित होता है। रेखीय वेग में क्या होता है, संवेग संरक्षित होता है। कोणीय वेग, और मान लीजिए कोई पिंड वृत्तीय गति कर रहा होगा तब उस पिंड का कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम जिसे जैसे लिखते हैं वह संरक्षित होता है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए कि रेखीय गति में पिंड का संवेग तथा कोणीय गति में कोणीय संवेग संरक्षित होता है। और आइए देखते हैं आवेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आवेग, जब भी कोई बहुत बड़ा बल किसी छोटे टाइम के लिए कार्य करता है तब इसे ही आवेग कहते हैं।
आवेग इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। और आइए देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अभिकेंद्रीय बल किसी भी वृत्तीय गति कर रहे पिंड पर लगता है। इसका रासायनिक समीकरण या इसका समीकरण या फिजिकल क्या होता है, या स्क्वायर अपान आर होता है। और आप सभी ध्यान दीजिए कि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर हमेशा कार्य करता है। जब भी मोड़ पर साइकिल चालक जाता है तो अगर मोड़ने की कोशिश करेगा तो वह केंद्र की ओर इसी अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए झुक जाता है। और आइए देखते हैं अपकेंद्रीय बल। ये अपकेंद्रीय बल का उल्टा होता है। अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है, दूर से यानी कि दही से। तो आप सभी ध्यान दीजिए कि मक्खन का बनना ही अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है।